हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 9 दिसंबर 2020 और 9 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में उसके क्या क्या और इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। और ये जो सेशन है ये आपके चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके साथ साथ में जिन साथियों को पीडीएफ के लिए प्रॉब्लम हो रही तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में आप लोगों की जो रेलवे एनटीपीसी की जो तैयारी वो भी आप लोगों की करवाई जा रही है। तो जिन साथियों ने रीजनिंग और मैथ और इसके साथ में जो भी क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है, यूके कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब इसके यहाँ पे बात हो रही है कि कोविड-19 का जो टीका है, कोविड-19 का टीका है शुरू करने वाला पहला देश यहाँ पे कौन बन गया। तो ये इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यूके की। किसकी बात हो रही है, यूके। यूके का मतलब क्या है, यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कोविड-19 का टीका शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, यूके इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में इसके अब मुख्य फैक्ट को भी समझ लेते हैं कि आखिर इसके मुख्य फैक्ट क्या क्या होंगे। यूनाइटेड किंगडम कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश यहाँ पे बन गया है। अगर इसकी और बात करते हैं, डॉक्टरों की क्लिनिक में वितरित करने से पहले वैक्सीन शुरू अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो वैक्सीन है ये इस स्टार्टिंग में कहाँ पे, अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी। डॉक्टरों के पास में ये मतलब उनको बांटने से पहले ये जो वैक्सीन है ये कहाँ पे मिलेगी, अस्पतालों में आप लोगों के मिलेगी। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी बात करते हैं कि आखिर ये किसने डेवलप किसने की या किसने बनाई है, तो आप लोगों को पता हो, नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि मंजूरी की गई वैक्सीन है फाइजर और बायोएनटेक द्वारा ये विकसित की गई। तो ये भी क्या इसका मुख्य फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना है, फाइजर और बायोएनटेक के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसके साथ साथ में और अगर इसकी बात करते हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस 80 से अधिक वर्ष के आयु के लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों को केयर होम्स और स्टाफ निवासियों को टीका लगाने की प्राथमिकता दे रही। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो भी 80 साल से अधिक के लोग हैं उन लोगों को पहले वरीयता दी जाएगी जो कोविड-19 के लिए टीकाकरण ये आपका बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना, कौन सी उम्र हो जाएगी, यहाँ पे एज कितनी हो जाएगी, 80 से ज़्यादा वर्ष के जो लोग हैं उनको ये सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी बात करते हैं तो ब्रिटेन ने कोविड वैक्सीन के 4 करोड़ डोज के ऑर्डर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। तो ये जो वैक्सीन है कौन से उम्र के लोगों को प्रदान की जाएगी, सबसे पहले नंबर पे तो 80 प्लस के जो लोग हैं उनको ये प्रदान की जाएगी। और आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है कि कोविड-19 शुरू करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो यूके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, आईसीआईसी बैंक ने भुगतान और बैंकिंग सेवाओं हेतु आई मोबाइल पे की शुरुआत यहाँ पे कर दी है। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा इसको समझ लेते हैं कि अभी हाल ही में आई मोबाइल पे की शुरुआत है कौन से बैंक ने यहाँ पे कर दी है। अभी हाल ही में आई मोबाइल पे की जो शुरुआत है कौन से बैंक ने कर दी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक ने यहाँ पे इसका भुगतान की जो क्या नाम पे है इसको शुरुआत कर दी है। ठीक है, समझ में आ गया। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में आई मोबाइल पे की शुरुआत किसने की है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो भी मुख्य फैक्ट बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं एग्जाम के लिए वो उसको भी समझ लेते हैं। आईसीआईसी बैंक ने किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल भुगतान ऐप का नया संस्करण आई मोबाइल पे यहाँ पे लॉन्च किया है। तो इन्होंने किसका लॉन्च किया, आई मोबाइल पे का लॉन्च किया है। इसके साथ साथ में इसका नवीनतम संस्करण अंतर संचलित है और अब अन्य बैंकिंग सेवाओं के साथ उन ग्राहकों को भुगतान की अनुमति देगा जिनके पास आईसीआईसी बैंक खाता नहीं है। कहने का मतलब क्या है, जिनके पास आईसीआईसी बैंक का खाता नहीं है वो भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। इसके साथ साथ में और इसकी बात करते हैं, इसका उपयोग करके अन्य बैंकों ग्राहक अपने बैंक खाते को लिंक करके यूपीआईडी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी मुख्य फैक्ट इसका हो जाएगा कि यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी अदर बैंक हैं वो भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूपीआईडी के द्वारा इसको जनरेट करके यूज इसका कर सकते हैं।
और अगर इसकी बात करते हैं तो ये बचत खाता, निवेश, ऋण जैसी त्वरित बैंकिंग सेवाओं को यहाँ पे प्रदान करेगा। तो आप लोगों को इसके जो मुख्य फैक्ट है वो भी समझ में आ गए होंगे कि अभी हाल ही में आई मोबाइल पे की शुरुआत कौन से बैंक ने की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईसीसी बैंक इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, ICAR ने फाओ का 2020 किंग भूमि बोल वर्ल्ड साइल डे अवार्ड यहाँ पे जीत लिया है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, पहले जरा इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी जो भूमि किंग भूमि बोल वर्ल्ड साइल डे अवार्ड है ये किसने अभी हाल ही में जीता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाओ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गई पूरी चीज़ें कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, और ये अगर कौन इसको जारी कौन करता, तो ICAR इसको जारी करता है। ठीक, आगे बढ़ते हो, देखते हैं इसमें और इसके मुख्य फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, ICAR ने विश्व मृदा दिवस आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोग आंसर कर सकते हैं कि इसका विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कब, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ये भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन में प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि विश्व मृदा दिवस पे। तो वहीं पे बात हो रही है कि विश्व मृदा दिवस जब मनाया गया तब उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड साइल डे अवार्ड है ये इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ साथ अगर और इसकी फैक्ट की बात करते हैं, ICAR को 2019 में आदर्श वाक्य मृदा अपरदन को रोके अपना भविष्य बनाएं, अपना भविष्य बचाएं, ये इसका क्या है, आदर्श वाक्य है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब क्वेश्चन देखो, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ICAR का 2019 के लिए आदर्श वाक्य क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन रोकें, अपना भविष्य बचाएं। मृदा अपरदन को रोकना है, अपना भविष्य को बचाएं। अपरदन का मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का जो कटाव होता रहता है, पानी के कारण से या किसी भी कारण से मिट्टी का कटाव होता है, उसको अपरदन यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो मिट्टी के कटाव को रोकना और अपना भविष्य बचाने की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके साथ साथ में अगर और इसकी बात करते हैं, मृदा संरक्षण ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य मृदा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पिता यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अगर इसके और फैक्ट की बात करते हैं तो ये भी आप लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे व्यक्तियों या संस्थानों को मृदा के बारे में जागरूक करने हेतु 2018 में पुरस्कार शुरू किया गया था। यह पुरस्कार खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है या इसको प्रदान किया जाता है। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, वो सभी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने क्या बताया, करंट अफेयर का यही पढ़ने का एक तरीका है जिससे कि आप लोग पूरी के पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ में तैयार करते चलें। ठीक है, तो पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई। जब तक आपने क्वेश्चंस और क्वेश्चन से रिलेटेड उसके अगर फैक्ट को नहीं समझा है तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप लोगों को हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में आ गया। और एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे और समझ लेते हैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, WSDA की। तो यहाँ पे WSDA की बात हो रही है। इसका पूरा नाम क्या होता है, द वर्ल्ड सॉइल अवार्ड। इसको भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि यहाँ भी आपके कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ तक पूरी बात सभी साथियों को समझ में आ गई होगी कि आपके अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है तो आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है और क्या आपसे पूरी जानकारी है तभी आप कर पाएंगे। अगर आप लोगों के पास कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो उसको आप नोट डाउन जरूर करते चलें, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में जाने से पहले अपनी जो प्रैक्टिस है, जो अपनी रिवीजन है, उसको बहुत आसानी से कम शब्दों में कर सकें। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे किंग भूमि बोल वर्ल्ड साइल डे अवार्ड अभी हाल ही में किसने जीता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय मूल के अनिल सोनी ने WHO फाउंडेशन के CEO के रूप में नियुक्त कर लिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा, समझो यहाँ पे जरा ध्यान से। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में WHO फाउंडेशन के CEO किसे नियुक्त कर दिया गया है। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि अभी हाल ही में WHO जो फाउंडेशन है उसके CEO किसको नियुक्त कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिल सोनी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है, पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई कि अभी हाल ही में WHO फाउंडेशन के CEO जो नियुक्त किया गया वो किसको नियुक्त किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनिल सोनी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं ये कौन है, अनिल सोनी है, ये भी आप लोगों को याद रखना। और ये कहाँ के थे, ये भारतीय मूल के हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो हैं ये कहाँ के रहने वाले या कहाँ के मूल निवासी, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय मूल के ये मूल निवासी थे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, आपको थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, WHO की बात हो रही है। तो मैंने आपसे WHO के बारे में बताया था, इसका पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को पता है इसका पूरा नाम ये हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो फाउंडेशन है, उसका जो फाउंडेशन है उसके CEO किसको नियुक्त कर दिया गया है, तो अनिल सोनी इसके राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करते हैं तो ये जो होंगे 1 जनवरी 2021 को इसके पहले CEO के रूप में ये पदग्रहण ग्रहण करेंगे। ये भी आप लोगों को याद रखना, इसके पहले जो CEO होंगे वो कौन होंगे, ये होंगे अनिल सोनी। ये भी आप लोगों को याद रखना। इसके साथ साथ अगर हम इसकी और बात करते हैं तो WHO के जो महानिदेशक हैं टेड्रोस अदनोस ग्रेवेयस, ये हैं इसके क्या महानिदेशक। इन्होंने अनिल सोनी को वैश्विक स्वास्थ्य के प्रसिद्ध अन्वेषक के रूप में बताया, जिन्होंने HIV एड्स को संक्रामक रोगों से प्रभावित क्षमताओं को 2 दशक में यहाँ पे बिताए हुए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से फैक्ट बन जाता है। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, अपनी नई भूमिका में WHO का समर्थन करने वाली पहले निवेश हेतु फाउंडेशन को काम को बढ़ाएंगे। यानी कि जब ये CEO बन जाएंगे तो उससे रिलेटेड जो भी काम होंगे उन सभी कामों को आगे लेकर ये जाने वाले हैं। ठीक है, तो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि अभी हाल ही में WHO फाउंडेशन के अभी CEO किसको, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका पूरा नाम क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है इसका पूरा नाम। ये भी आप लोगों को साथ में नोट डाउन कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव। अब अगर इसका हिंदी में नाम पूछा जाए तो क्या, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाम पे हो जाएगा। ठीक है, सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये कब से कार्यभार को संभालेंगे, तो 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यभार ये संभाल लेंगे। कौन, अनिल सोनी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। तो कई सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो साथ में मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कौन सा है यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन की बात हो रही, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल IMC 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित यहाँ पे किया है। तो अब क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि IMC 2020 के उद्घाटन को किसने संबोधित किया। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, IMC 2020 के उद्घाटन के संबोधित किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे वर्चुअल के तरीके से यहाँ पे संबोधित किया है। तो अब जरा यहाँ पे IMC की बात हो रही, इसको भी जरा समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। ये भी आप लोगों को याद रखना है, इसका पूरा नाम याद, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस यहाँ पे, तो ये भी आप लोगों को याद रखना, IMC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा। इसको अभी हाल ही में किसने संबोधित किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करते हैं तो आप लोगों को पता है दूरसंचार विभाग। ठीक है, दूरसंचार का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ये आयोजित किया गया। तो ये किसके द्वारा आयोजित किया, आप ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है। अगर आपने इतना ही आप पढ़ रहे हैं कि IMC 2020 का उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री मोदी ने, अगर आप ऑब्जेक्टिव खोल लें क्वेश्चन, आप इस तरीके से खेल लें ना, तो आपको ये मानिए कि आप एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप करना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि पता है आपने डिटेल्स को पूरा नहीं पढ़ा है। अब आपसे ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो अंदर से आपकी चीज़ें जो हैं वो भी पूछ लेता है। तो समझ में आएगा, इसको आयोजित किसने किया, तो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे ये फैक्ट है, इसको आप लोगों को जरूर याद रखना है कि ये 8 से 10 दिसंबर को आयोजित होगा। कब से, 8 से 10 दिसंबर के बीच में इसको आयोजित किया जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना। और मैंने आपको फिर बताया कि जो भी इसकी थीम होती है, थीम से रिलेटेड तो आपको बिल्कुल याद ही रखना है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर और सस्टेनेबल। यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि SSS का मतलब क्या हो जाएगा, SSS आप लोगों को याद रखना है, यानी कि स्मार्ट और इसके बाद में सिक्योर और सस्टेनेबल, यहाँ पे इसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है,
स्मार्ट हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, सस्टेनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा से पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे ये, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि आप लोगों को एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस की जो अभी उद्घाटन हुआ है किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये कब से कब तक होगा, तो 8 से 10 दिसंबर के बीच में आयोजित होगा। इसकी अगर हम बात करें थीम की तो क्या हो जाएगा, स्मार्ट सिक्योर और सस्टेनेबल इसकी थीम हो जाएगी। कब की, 2020 की आईएमसी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ में अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि अगर इसका उद्घाटन हुआ है तो इससे आपका उद्देश्य क्या होगा, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो यहाँ पे बात हो रही आत्मनिर्भर भारत की और इसके साथ साथ में डिजिटल समावेशिता की, उद्यमिता की, नवाचार, विदेशी एवं स्थानीय निवेश को बढ़ाने के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी को यहाँ पे अनुसंधान को और अच्छे तरीके से डेवलप करने की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो पूरी बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी कि आईएमसी 2020 का उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया हुआ। तो आईएमसी क्या है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस है। कब से इसकी शुरुआत होगी, तो 8 से 10 दिसंबर के बीच में इसको आयोजित किया जाएगा। अगर इसकी थीम की बात करें तो थीम इसकी क्या हो जाएगी, थीम का क्या हो जाएगा, स्मार्ट, सिक्योर और सस्टेनेबल, या आप SSS के नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे जरा बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे फोटो में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो भी लिखा है इसको भी आप लोग समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है GADVASU लुधियाना पहले स्थान पर यहाँ पे। अब यहाँ पे जरा समझेंगे यहाँ पे बात हो रही है गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इसको जरा ध्यान से आप लोग समझ लेते हैं और इसको आप समझते साथ में चलेंगे। यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है, ये सबसे टॉप नंबर पे रहा है। बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि ICAR की, ठीक है ना, इसकी अभी इसकी जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें सबसे टॉप नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है वो कौन अपना कब्जा उसने जमा लिया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। इसके अपने टॉप नंबर पे इसमें स्थान बना लिया है। और ये कहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुधियाना यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि आप लुधियाना, ये चीज़ समझ में आप लोगों को आ रही होगी, ठीक है। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं और यहाँ पे ये विश्वविद्यालय बीच की पहली रैंक यहाँ पे हासिल कर ली। तो पहली रैंक किसने हासिल की है, तो गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने यहाँ पे अपना पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। तो ये जो रैंकिंग है इसको जारी कौन करता है, भारतीय कृषि अनुसंधान इसको क्या करता है, ICAR इसको क्या करता है, शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कराता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। और इसके साथ साथ में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय PAU 2019 के लिए ICAR द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के नंबर पर सेकंड नंबर पे यहाँ पे दी गई है। तो अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा हो जाएगा। और अगर आपके सेकंड नंबर की बात करें तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो है इसने सेकंड नंबर पे अपना नाम दर्ज करा लिया। और ये इसको जारी कौन करता है रिपोर्ट को, तो ICAR इस रिपोर्ट को जारी करता है। पूरे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, राजकमल झा ने पुरस्कार को जीत लिया है। तो यहाँ पे समझेंगे कि इन्होंने कौन से पुरस्कार को जीता है और ये किसकी क्या क्या उनकी काबिलियत को यहाँ पे बताया गया है, समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे बात हो रही है राजकुमार झा ने पुरस्कार जीत लिया। अब इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता, इसको जरा डिटेल में आप लोग समझते हैं। यहाँ पे बात हो रही पत्रकार और लेखक कमल झा अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार यहाँ पे जीत लिया है। तो मैंने आपको क्या बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है ये किसने अभी हाल ही में जीत लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजकमल झा यहाँ पे हो जाएगा। और ये कौन सा तीसरा साहित्य पुरस्कार था, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि झा की किताब जो दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले पर आधारित को 10 शॉर्टलिस्ट की गई किताबों में से चुना गया है। यहाँ पे 10 किताबों को चुना गया था, उनमें से एक किताब को इसको पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, ये 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका स्थित प्रकाशक बुंडालो द्वारा आयोजित की गई थी और USD 5000 नगद पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया जाता है। तो मैंने आपसे क्या बताया, क्वेश्चन क्या पूछा कि
अभी हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार अभी हाल ही में किसने जीत लिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजकमल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। रा से रविन्द्रनाथ और रा से राजकमल हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम इसकी और बात करते हैं तो ये जो पुरस्कार है ये 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। द सिटी एंड द सी, ये इसका क्या है, इसका नाम है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा द सिटी एंड द सी जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? राजकुमार झा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी? आंसर क्या हो जाएगा? 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए ये जो किताब इन्होंने लिखी किस पर आधारित है, तो आप लोग क्या बताओगे कि जो निर्भया बलात्कार हुआ था, हत्या मामले हुआ था, उस पे यहाँ पे इस किताब को दर्शाया गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि इसका थीम क्या है और इसका किस थीम पे इसमें काम किया गया है। और ये आपके फोटो में जो दिख रहे हैं ये है राजकमल झा। यहाँ पे इन्होंने पुरस्कार जीत लिया। कौन सा? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीत लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन की बात हो रही है। आगे आपसे पूछा गया है आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीडी ने मालविका हेगड़े को कंपनी का सीईओ नियुक्त कर दिया है। तो जरा समझेंगे यहाँ पे कौन से कंपनी को इनको सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि सीसीडी की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सीसीडी। तो सीसीडी अगर आपसे पूछ ले जाए कि सीसीडी आखिर क्या है, तो इसका आंसर क्या आप लोग दोगे? कैफे कॉफी डे। मैंने क्या बताया? कैफे कॉफी डे। जैसा कि आप लोगों को इस फिगर में दिख रहा होगा, तो इसी की बात हो रही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीसीडी इसको बोला जाता है, यानी कि कैफे कॉफी डे इसको बोला जाता है। इसी ने क्या है मालविका हेगड़े को कंपनी का सीईओ नियुक्त कर दिया। किसको? इनका सीईओ इन्होंने इसका नियुक्त कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? अच्छा, अब इसके साथ साथ में इसके फैक्ट को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है मृतक कैफे कॉफी डे के संस्थापक। अगर यहाँ पे संस्थापक आप लोगों को पता हो, आप लोग न्यूज़ में देखा होगा और मैंने भी इसको करवाया था कि यहाँ पे वीजी सिद्धार्थ की बात हो रही है। किसके? जिनकी क्या है अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। अभी तक उनकी मृत्यु का ये नहीं पता चल पाया कि इनकी आखिर मृत्यु क्यों हुई थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उनकी जो वाइफ थी उन्हीं को उसके सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया। किसके? सीसीडी, यानी कि कैफे कॉफी डे जो कंपनी है उसी ने क्या कर दिया है, उनको सीईओ नियुक्त कर दिया है। समझ में आ गया सभी साथियों को? तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मालविका हेगड़े को कॉफी डे के इंटरप्राइजेज के सीईओ के रूप में यहाँ पे नियुक्त कर दिया। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करते हैं, यह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा की बेटी हैं। तो ये अभी आप लोगों को याद रखना, क्योंकि ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि आखिर इनकी जो ये बेटी है किसकी बेटी है? तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कौन? SM कृष्णा की ये बेटी है। कौन? मालविका हेगड़े। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। अब देखो आगे क्या बात हो रही है। यहाँ पे आगे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जुलाई 2019 में यहाँ पे बात हो रही। जो जुलाई 2019 में क्या हुआ था, बीजी सिद्धार्थ का रहस्यमयी तरीके से मंगलुरु में ये गायब हो गए थे और इसके बाद में आत्महत्या करके मृत ये पाए गए थे। मैंने क्या बताया था? रहस्यमयी तरीके से, मतलब अभी तक इनका पता नहीं चल पाया। पहले ये गायब हो जाते हैं, गायब होने के बाद में ये मृत शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो उनके मृत्यु के बाद कॉफी डे इंटरप्राइजेज के समूह के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में SB रंगनाथ को नामित किया गया था। अगर यहाँ पे अध्यक्ष की बात पूछा जाए, CCD के अध्यक्ष की बात की जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा? SB रंगनाथ इसके राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सी बात हो रही है। यहाँ पे आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ग्वालियर ओरछा यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में यहाँ पे शामिल हो गया है। किसकी बात हो रही है? ग्वालियर ओरछा यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में यहाँ पे शामिल हो गया है। तो आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि ग्वालियर का यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में कौन सा शामिल किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ओरछा।
ठीक है, एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं कि आखिर इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। मध्य प्रदेश के यहाँ पे बात हो रही है, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किला शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को के शहरी परिदृश्य शहर में कार्यक्रम के तहत इसकी विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई और इस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल और कछवाओं और सिंधिया का शासन था यहाँ पे। ठीक है, ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है और 16वीं शताब्दी में बुंदेला राज साम्राज्य की राजधानी भी रही है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही, जरा इसको आप लोगों को साथ में शेयर कर देते हैं और आप पूरी बात को समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि जो ग्वालियर का ओरछा है, ग्वालियर का जो ओरछा है ये एक तरीके का है, ये आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, एक तरीके का किला है। ठीक है, जहाँ पे पहले राजा महाराजा लोग रहा करते थे और ये ओरछा क्या एक तरीके का किला है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए कि ये ग्वालियर कहाँ पे स्थित, तो आंसर क्या हो जाएगा, एमपी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओरछा कहाँ स्थित है, ग्वालियर कहाँ स्थित है, एमपी में स्थित है। ठीक है, अगर इसकी और हम बात करते हैं तो आप लोगों को और क्या याद रखना है, तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसको क्या किया गया, अभी हाल ही में विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ में ग्वालियर की स्थापना कब हुई थी, तो 9वीं शताब्दी में इसकी ग्वालियर की स्थापना हुई थी। इस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश और तोमर, बघेल और कछवाओं का सिंधिया का शासन था। जब मतलब इसकी स्थापना की गई थी ग्वालियर की, तब ये यहाँ पे कौन कौन थे इसकी शासन था, गुर्जर साम्राज्य का था, प्रतिहार वंश का था, तोमर का था, बघेल का था, कछवाओं का था। ये जो लोग वहाँ के क्या थे, शासन इसको करते थे। और अगर हम इसकी और बात करते हैं तो ओरछा जो है अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है और 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी भी ये रही हुई है। तो ये भी आप लोगों को फैक्ट पूछ लिया जाता है कि जब आपका 16वीं शताब्दी थी तब ये बताइए कि इसमें कौन सा साम्राज्य बुंदेला साम्राज्य की राजधानी रही थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओरछा बिल्कुल इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सभी साथियों को समझ में आ गया होगा ये क्या एक तरीके का किला होता है। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही दिक्कत करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। आगे बढ़ते हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। यहाँ पे बात हो रही है कि ममित जिला नीति आयोग की रैंकिंग में सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप पे नाम कर दिया गया। तो ये जो रैंकिंग अभी जारी की गई है, ये कौन सी रैंकिंग जारी की गई, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको नीति आयोग द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। समझेंगे जरा इसको ध्यान से। यहाँ पे बात हो रही ममित जिला नीति के आयोग की रैंकिंग में सबसे ऊपर यहाँ पे नाम अपना दर्ज कर लिया। समझेंगे जरा। यहाँ पे बात हो रही मिजोरम के ममित जिले, ये क्या एक तरीके का जिला है जो क्या है, ममित जिला इसका नाम रखा गया है। अक्टूबर 2020 के नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आकांक्षात्मक जिला जो है उसमें अभी किसने अपना नाम दर्ज करवा लिया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम के ममित जिले में इसका नाम आया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और बात करते हैं तो ये बांका का बिहार हो जाएगा, डेकनाल उड़ीसा हो जाएगा। क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर यहाँ पे नाम अपना रखा है। तो पहले स्थान पे कौन है, मिजोरम का ममित जिला हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन है, बिहार का बांका जिला हो जाएगा और उड़ीसा का डेकनाल जिला यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का गुना हो जाएगा और झारखंड का पाकुड़ यहाँ पे हो जाएगा, जो चौथे और पांचवें स्थान पर रखा गया। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रैंकिंग से 112 से अधिक आकांक्षी जिलों के द्वारा वृद्धिशील प्रगति को ध्यान में रखा गया है। आपसे ये रैंकिंग जो जिला है ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सबसे टॉप नंबर पे कौन हो जाएगा, ममित जिला हो जाएगा, जो कहाँ पे है, मिजोरम में है। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, आपका बांका बिहार हो जाएगा। तीसरे नंबर पे उड़ीसा डेकनाल हो जाएगा और चौथे नंबर की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश गुना हो जाएगा और पांचवें नंबर की बात करें तो झारखंड पाकुड़ यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन है, इसको जारी कौन करता है, तो ये भी आप लोगों को पता है, नीति आयोग इसको जारी करता है, जिसका मैंने आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो आज का जो आप लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों को ये बताना है नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी और इसके वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है। आप लोगों को क्वेश्चन 2 बताने हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी,
नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो भी कॉन्सेप्ट थे हमने आप लोगों को डिटेल में यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी जो तैयारी है वो सफिशिएंट तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है, ठीक है। बस आप लोगों का एक ही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लाइव क्लास में जोड़ा करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके साथ साथ में आप लोगों को और क्या रखना है अब ये यहाँ पे बात हो रही है, सुशील मोदी यहाँ पे निर्वाचित कर लिए गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सुशील मोदी निर्विरोध यहाँ पे निर्वाचित कर लिए गए। तो कहाँ पे निर्वाचित किए गए इसको जरा आप समझ लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पे, अगर आपसे ये पता होगा कि सुशील मोदी जो हैं ये बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया हुआ। कौन, सुशील मोदी जो हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री। ये आपके एग्जाम जो रेलवे एनटीपीसी में कई बार ये क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, वनडे एग्जाम हो रहे हैं, उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, सुशील मोदी जो थे, इन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी दिसंबर 2000 राज्यसभा के लिए यहाँ पे निर्विरोध चुन गए। यहाँ पे राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन गए। मतलब निर्विरोध का मतलब होता है कि उनके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया सभी साथियों को। अच्छा, इसके बाद में अगर हम इसकी बात करते हैं, नवंबर 2005 के बाद से जब वह पहली बार डिप्टी सीएम बने तो मोदी विधानसभा परिषद के सदस्य भी रहे, ये विधानसभा के सदस्य भी रहे। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, भागलपुर अपनी सीट लोकसभा सीट थे जो उन्होंने 2004 में आम चुनाव में जीती थी, को छोड़कर राज्य के राजनीतिक में लौट आए थे। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है कि बिहार के राज्यसभा के जो सदस्य के रूप में नामित किए गए, उनका आंसर क्या हो जाएगा, सुशील मोदी। यहाँ पे आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और ये आपके कौन रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब तक कोई टॉपिक का पोस्टमार्टम पूरी तरीके से नहीं होगा तो आप लोग सीख नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। और वन लाइनर वाला आप पढ़ना छोड़ दीजिए अगर आपको सिलेक्शन सच में लेना है तो। वन लाइनर वाला अगर पढ़ते रहे तो आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आओगे, क्योंकि वन लाइनर से क्या होता है कि आप एक सेकंड में तो उसको याद कर लेते हो, लेकिन क्वेश्चन उस तरीके से नहीं पूछा जाता जो एग्जाम में आने वाले, जब तक आप लोग उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। पूरी बात यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में आप लोगों को जो साथी बिल्कुल ही चैनल पे नए हैं उन सबसे पहले नंबर पे काम क्या करेंगे सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे कि आपका जो चैनल है उसको सबसे पहले नंबर पे सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन प्रेस करने के बाद में आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके जरूर आप लोगों को बताना है कि आज का आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, क्या क्या इसमें इंप्रूव होना चाहिए, क्या क्या। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का जो तरीका, मेरा एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करिएगा और अपनी बात को बता सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में आप लोग हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को डेली अपडेट यहां पे प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को काम क्या करना है, पाठशाला विद गौरव आप कहीं पे भी सर्च करें, आप लोग वहां पे चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, आप सभी जगह आप हमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई। और मैं एक बात और आप लोगों को बता दें, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जो रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं उसको जितना से ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिएगा और भी साथियों को लाइव क्लास में जोड़ने का आप लोग काम कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए।